30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, 15 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, और 70 नंबर में, जैसे आपका इंटर में आता था वैसे ही सब्जेक्टिव है। अब इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन ना 14 नंबर का कंपलसरी होता है। जनरली वो बड़े चैप्टर जो आपके हैं, कंसोलिडेशन या कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, वहां से आता है वो जनरली। और उसके बाद 2 से लेकर मतलब 5 क्वेश्चन कहिए 14 नंबर का होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, 7-7, 8-8 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा है इंटर में, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें एक 12 नंबर कर दिया, एक 8 नंबर कर दिया, ए बी करके, जिसमें से 4 बनाना होता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन का क्या है, इसमें ऑप्शन है। एक क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप बड़े आराम से एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो बढ़िया आया आपको समझ में उसे आप बनाइए। मिनिमम आपको पता ही है लाना कितना है, 40। और इंटर की तरह नहीं है, इंटर में अकाउंट और कॉस्ट में फेल होना मुश्किल है, लोग अच्छे नंबर लाते हैं। फाइनल में नहीं है, फाइनल में ये सबसे खराब पेपर है। क्यों है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये काफी थ्योरेटिकल बेस हो गया है प्रैक्टिकल, लेकिन प्रिंसिपल बेस, थ्योरी बेस। अब बच्चों का मन लगता नहीं, उनको से चाहिए वो सीधा क्वेश्चन, हायर परचेज का बताओ क्या इंटरेस्ट निकालना है और क्या 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 लेजर बनाने हैं। तो अप्रोच थोड़ा अलग अपनाना है इसमें। इंटर अकाउंट पढ़ने का जो ओल्ड सिलेबस का अप्रोच था वो यहाँ नहीं काम करेगा। हाँ, न्यू सिलेबस में जो इंटर का है वो काम कर जाएगा, लेकिन इंटर वाला अप्रोच यहाँ नहीं काम करेगा। अप्रोच को बिल्कुल बदलना है। एसएफएम में काम करेगा, एएफएम में जैसे इंटर वैसे ही फाइनल, उसमें दिक्कत नहीं होगी। इस वाले में थोड़ा आप खुद ही महसूस करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, इन डेज के चलते थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो ये तो रही पहली बात। अब हम आपके साथ दूसरी बात करेंगे, सिलेबस। ये तो हुआ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सिलेबस की बात करें भाई, तो 4 मॉड्यूल है, सबसे ज्यादा मॉड्यूल इसी में है। हाँ, डायरेक्ट टेक्स्ट मैंने देखा नहीं, डायरेक्ट टेक्स्ट में कितने मॉड्यूल हैं, उसमें हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो, बट 4 तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसमें पूरे 4 मॉड्यूल हैं और बल्कि है। ये देखिए, मैंने प्रिंट, एक है ये, बाकी जो 4 हैं, 3 है वो भी ऐसे ही हैं। और पन्ने की अगर हम बात करें तो एक मॉड्यूल मान के चलिए कि 500-500 पन्ने का है, तो 2000 पेज की सामग्री है और कोई फालतू नहीं है। विश्वास जानिए, ये अभी 3000 भी हो सकता था। इसका मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा है। 100 नंबर के लायक कंटेंट नहीं है। जैसे इंटर में था ना 200 नंबर, वैसे ही ये 200 नंबर के लायक कंटेंट है। लेकिन चूंकि पेपर एक है, इसीलिए उसी के अंदर सबको हाँ मर्ज करा, जबरदस्ती करके करा गया है। फिर भी बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो सिलेबस, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो बेसिक फ्रेमवर्क के चैप्टर होते हैं ना, बेसिक्स हैं, थ्योरी कह लीजिए आप। लेकिन उसके बाद 34 इंडेस है। इंडेस क्या है, कैसे बना, इसकी बात करेंगे। अभी समझिए एएस ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल वाला, यही इंडेस है। और 34 में अगर हम देखें तो 50-50 का मामला है। 50 बड़े वाले हैं, मतलब इंटर है किसी चैप्टर से भी बड़े। 50% कम है, मतलब 17 जो हैं बड़े वाले हैं। जैसे 115, 116 ये बड़े वाले हैं, 103, 110, सीधा 16। और कुछ छोटे छोटे भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट, इंडेस टू, इन्वेंट्री, छोटे भी हैं और इंटर बेस्ड हैं। जैसे इंटर में अपने एएस पढ़ा था और इन डेज में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बाकी जो है उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। जैसे वहाँ पे था एस 14 अमलगमेशन का, यहाँ है 103, दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं है।
जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे, जरूरी था क्योंकि आपकी बार पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग को कवर करना है। एज ए अकाउंटेंट आप कहीं भी सर्विसेज दे सकते हैं। आपकी फर्म को भी हो सकता है बाहर से काम मिले, और मिल रहा है ऊपर वाले की दुआ से, तो इससे थोड़ा फर्क पड़ गया है, जरूरी था। और चैप्टर की अगर बात करें तो 3 ही चैप्टर है प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। एक है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 एस भी कवर करेगा। एक है बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसको आप लोग वहां पे अमलगमेशन बोलते थे। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वही है जैसे आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ा है ना, वही है लेकिन बिल्कुल अलग है। एक केस कवर होगा। और एक आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है कंसोलिडेशन, याद है, होल्डिंग कंपनी, इसमें 4 एस कवर्ड है। तो 8 एस तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे, बाकी 28 हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। अभी तक न्यू सिलेबस का 3 एग्जाम हुआ है, नवंबर 23 और मई 24 और नवंबर 24। एग्जाम 2 ही बार होता है इंटर का, सॉरी फाइनल का, आपको पता है। इन तीनों से ही क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन भी कौन सा, कंपल्सरी। हाँ 14 नंबर का जैसे मेरे पास है क्वेश्चन पेपर, मैं देख रहा हूं। मई 24 में कंसोलिडेशन 16 नंबर का आया है, कंपल्सरी। तो कंपल्सरी क्वेश्चन का इसमें बाजार है। मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव अगर आए नहीं भी आए तब भी एक 14 नंबर का हो सकता है कि एक और 14 नंबर का बिजनेस कॉम्बिनेशन, और एक 7 नंबर, मतलब 35%, 35 नंबर तो इनसे आना ही आना है, 35 मार्क्स आउट ऑफ 70। तो 30% सिलेबस यही है आपका, 35%। एस के हिसाब से देखें तब भी 8 में 34 तो होता ही है, 25% के आसपास। तो ये 3 चैप्टर हम लोग मजबूती से करेंगे। पास फेल यहीं पे डिपेंड है, कंपल्सरी क्वेश्चन मतलब पास फेल, चाहे जो हो जाए। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंसोलिडेशन, जैसे इंटर में हम लोगों ने बाद में किया था, अगर आपको याद हो, जब मजबूती हो गई थी। कब किया था हम लोगों ने अमलगमेशन वगैरह, कब पढ़ा था? थोड़ा देर से ही पढ़ा था, थोड़ा देर से पढ़ा था ना, जब छोटे छोटे चैप्टर हो गए थे। तो छोटे छोटे चैप्टर पहले हम लोग करेंगे, छोटे छोटे इंडेक्स करेंगे, थोड़ा आइडिया भी बनेगा कि इंडेक्स क्या होता है, कैसे होता है। जब हो जाएगा तब हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। क्लास डेली है इसलिए कोई टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ही पढ़ेंगे, डेली है, घर पे जाके थोड़ा आप भी पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा आप भी पढ़ेंगे, इंटर का ही मजा लीजिए। थोड़े समय बाद फिर ऑडिटिंग भी चालू हो जाएगी, पहले तो 2 पेपर चालू करते हैं, एफआर और वो, फिर थोड़े समय बाद हम चाह रहे हैं इंटर की तरह इसको भी क्लास सिस्टम में कन्वर्ट करें। बच्चे जितने पढ़े, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंटर की तरह जैसे सुबह 9 बजे आना और शाम को 5 बजे जाना, हम फाइनल का यही रिदम लाना चाहते हैं। पहले था, बीच में आर्टिकलशिप के चलते दिक्कत हो गई थी, अब तो आर्टिकलशिप की प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल में खत्म हो जाएगी सबकी आर्टिकलशिप, और 8 महीना टाइम तो सबको मिलेगा, तो बच्चे आएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि जहां फाइनल के बच्चे एक दूसरे से मिलें, बात करें। अभी तो फाइनल में कौन पढ़ रहा है किसी को पता ही नहीं। जो इंटर में था कि भाई हमारा पड़ोसी क्या पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, फाइनल में तो पता नहीं चलेगा क्योंकि सब ऑनलाइन है। हाँ वही ना, मतलब पॉसिबल है नहीं। तो ये हम चाहते हैं जैसे टॉपर्स में फाउंडेशन और इंटर का होता है, उसी तरह से पहले फाइनल भी खूब होता था, खूब बड़े बड़े बैचेज होते थे। ये ऑडिटोरियम हमने फाइनल के लिए बनाया था, इंटर लॉकडाउन के चलते सब वो सब ध्वस्त हो गया था, तो फिर से हम लोगों ने चालू किया है, ठीक है ना। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहिए, कभी छुट्टी करने का मन होगा, हमारा भी आपका भी कर लेंगे छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते में 6 दिन आना है और पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये है सिलेबस। अब थोड़ा क्लास के भी बारे में बता दें। क्लास की टाइमिंग
जनरली मैं चेंज नहीं करता, आपने देखा होगा वहां भी जो टाइमिंग थी वही टाइमिंग थी, कभी चेंज नहीं हुई। 12 बजे इसलिए मैंने रखा है क्योंकि सुबह मैं कराता हूं इंटर, उसके बाद थोड़े 1 घंटे थोड़ा खा पी के थोड़ा गप सप मार के फ्रेश माइंड से पढ़ाना चाहता हूँ। 12 से 1:30, ज्यादा नहीं, क्योंकि डेली क्लास है इसलिए 12 से 1:30 काफी है, वरना सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। एफआर और 2:30 बजे से बीच में हम लोग 1 घंटे का लंच लेंगे। हम भी आराम से खाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आप भी आराम से अपना गप सप मार लिए, थोड़ा पढ़ लिए, जो भी करना हो करिएगा, जल्दी नहीं करेंगे। से 4 डेली एएफएम नाम हो गया, पहले एसएफएम था अब एएफएम हो गया, वही इंटर का एफएम है। बस अब रेशियो समझ लीजिए कि ये 70% भारी है और ये 30%, इतना फर्क है। और स्कोरिंग उल्टा होता है, स्कोरिंग उसमें 30 होता है और इसमें 70 होता है। एएफएम में फेल होना मुश्किल है, हालत ये है। जिसने भी इंटर का एफएम थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है उसको यहां फेल होना मुश्किल है। मन से पढ़ा था आपने ओ एफएम? ठीक था। 50 में कितने आए थे दोनों मिला के? ठीक है, तो उसी का एक्सटेंशन है। लेकिन एफआर मैंने पहले ही बोला ऐसा नहीं है, एफआर थोड़ा अलग, मतलब है तो अकाउंटिंग ही लेकिन अलग जहां की अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, इसीलिए थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा, इसलिए हमने पहले उसको रखा, फ्रेश माइंड से वो पढ़ेंगे। यहाँ तो कैलकुलेशन में फॉर्मेट बना दूंगा, कैलकुलेशन करके बताते जाऊंगा, मैं लिखते जाऊंगा, ये फिल्म खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस हम लोग जब में करेंगे, क्लासेस डेली है। ड्यूरेशन की जहां तक बात है, हम लोग 6 महीने जरूर पढ़ेंगे। जैसे इंटर में अगर आपको याद हो तो जनवरी में हम लोग आते थे और जुलाई में जाते थे, जुलाई में आते थे और जनवरी में जाते थे। ऐसे ही है, जल्दी नहीं करेंगे। अब जनवरी में शुरू किया है तो जून तक तो पढ़ेंगे कम से कम, जरूरत पड़े तो आगे भी पढ़ेंगे। और जब 3 पेपर आपके 6 महीने में तैयार हो जाए तो अगले 6 महीने में और 3 पेपर कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? और बहुत रूप का आराम से, अब तो बहुत रूप नहीं देना भी गलत है, 6 ही पेपर है, टाइम भी 8 महीने पढ़ने को मिल रहा है, तो बहुत रूप फर्स्ट अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए, भले उसके बाद जो जो प्लान हो। ठीक है ना? ये करेंगे हम। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अभी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बना उसको नहीं पढ़ाऊंगा, जानबूझ के नहीं पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि 1-2 पहले आप पढ़ें, और वो वाले पढ़ें जो आपने इंटर में पढ़े हैं, और फिर आप दोनों के कैनवस को देख के फर्क महसूस करें, और जब फर्क आएगा तब मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से कंप्रीहेंड करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं नंबर 2, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। और मजे की बात, इंटर में भी यही था, अगर आपको याद हो तो। हाँ, इंटर में भी इसका यही नाम था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सॉरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, यहां भी यही कहानी है इसकी, नाम है इसका। आप मॉड्यूल लाए हैं ना? मॉड्यूल 1 बंद कीजिए, बंद कीजिए, कोई बात नहीं, कल मॉड्यूल 2 लेकर आइएगा। तो चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सिलेबस को अगर हम देखें तो उन्होंने ना कुछ पार्ट में बांट रखे हैं, मैं आपको बता देता हूं। कुछ 34 एस है ना, तो उसमें कुछ एस ना प्रेजेंटेशन के एस है। जैसे आपको अगर इंटर का याद हो तो कोई भी एस क्या करता है, 4 चीजों पे फोकस करता है। या तो रिकॉग्निशन के बारे में बताता है कि कब मानना है सेल, कब मानना है सैलरी, कब मानना है वेजेज, याद है? कैपिटल मानना है कि रेवेन्यू मानना है। या फिर वो वैल्यूएशन के बारे में बताता है कि भाई इन्वेस्टमेंट को कितने पे लिखेंगे। ठीक है, तो वो बताता है, अगर आपको याद हो, कि इन्वेंट्री को कौन से वैल्यू पे दिखाएं, क्या क्या शामिल करें, रिकॉग्निशन, वैल्यूएशन,
या फिर वो प्रेजेंटेशन की बात करता है कि भी देखो कैसे कैसे दिखाना है, AS5 अगर आपने पढ़ा हो। या फिर वो डिस्क्लोजर की बात करता है कि भाई अगर कोई कंटीजेंसी हो तो कैसे दिखाएं, फिक्स एसेट का रिवोल्यूशन करें तो कैसे दिखाएं, अमलगमेशन में कौन कौन सी बातें दिखानी है, इन्वेंट्री में कौन कौन सी बातें दिखानी है। ये चार चीजें होती हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी अकाउंटेंट जो करता है ये चार बातों का ध्यान देता है इसमें। पहला कि भाई रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीस मतलब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मेजरमेंट एक ही बात है, वैल्यूएशन, तीसरा प्रेजेंटेशन और चौथा डिस्क्लोजर। तो यहां भी इसी को फोकस करके कुछ एस प्रेजेंटेशन बेस है, जैसे AS1 हो गया, AS8 हो गया, AS10 हो गया, मतलब जो था ना 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो थे वो सब यहाँ पे है। कुछ एसेट बेस है। एसेट बेस जितना भी है ना वो सारे इंटर में जो आपने पढ़े हैं वही है, बस इसमें डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा है और दो चीजें होंगी, रिकॉग्निशन और वैल्यूएशन। जैसे आपको याद हो वहां भी AS2 था, यहां भी है। वहां फिक्स एसेट का AS10 था, यहां 16 है। वहां अगर आपको याद हो इंटेंजिबल एसेट का 26 था, यहां भी है। आपने नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में नहीं था, वहां भी था एक 28 इंपेयरमेंट, वो भी यहाँ पे है। लीज अगर आपको याद हो 19 नंबर, यहाँ भी 116 नंबर है। तो वो सारे एस जो वहां थे बेटा वो सारे एस यहाँ पे है। बोरोइंग कॉस्ट अगर आपको याद हो तो बोरोइंग कॉस्ट भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो सारे एस मतलब यहाँ पे हैं थोड़ा डिटेलिंग के साथ। तो ये मॉड्यूल 1 है आपका और ये पूरी तरह से आपका मॉड्यूल 2 है। इसी में आपका 2 मॉड्यूल खत्म हो जाए। आप जो लाए हैं वो प्रेजेंटेशन वाला लाए हैं और ये है इन्वेंट्री वाला, मतलब क्या बोलते हैं एसेट बेस। फिर एक है अदर। अदर के अंदर प्रोविजन बनाना, टैक्सेस की बात करना, या और भी जो एस थे ना आपके, जैसे अगर आपको याद हो तो एक केस हुआ करता था सेगमेंट रिपोर्टिंग, है ना। एक हुआ करता था रिलेटेड पार्टी, है ना। हाँ डिस्क्लोजर वाले। प्रोविजन का S29 हुआ करता था। तो वो सब चीजें भी यहाँ है। कैश फ्लो वहां भी था, यहां भी है। ये मॉड्यूल 2 है। इसी के अंदर उन्होंने फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी अलग से कर रखा है और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बड़ा जोर है। 3 एस कवर करता है और 7 चैप्टर कवर करता है। अब जब इतनी पढ़ाई होगी तो एग्जाम में 5-7 नंबर तो आना चाहिए ना। तो इसीलिए एग्जाम में कम से कम 7 नंबर, वैसे मैंने देखा है 14 नंबर तक पूछते हैं। आप ऐसे सीधे समझ लें मोटे तौर पे 14 कंसोलिडेशन, 14 कॉम्बिनेशन और 14 फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 70 में 42 नंबर तो ये है ही है, बाकी में जो है सो है। फिर एक है बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन, ये बेसिकली AS4। इसके अलावा कुछ उसमें और ऐसे एज डाले गए हैं जिनको इंस्टीट्यूट मानता है कि भाई वो इधर ठीक नहीं होंगे, वो उधर ही डाले गए हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जो लेवल है ना बेटा एकदम इसी तरह से बढ़ता हुआ है। सबसे आसान ये होगा, फिर इसका लेवल थोड़ा और अप होगा, इसका लेवल थोड़ा और अप होगा, और ये सही में बढ़िया लेवल है। इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया, पहले ना कुछ ऐसे चैप्टर थे जो मॉड्यूल 1 में थे, इंस्टीट्यूट ने वहां से निकाल के अब नए मतलब जो नया छापा आपका कब का है देखिए तो डेट, छापने का डेट पढ़िए तो उसका फर्स्ट पेज देखिए ना कब छपाया दिया होगा, फर्स्ट या सेकंड पेज में। ये सबसे लास्ट पेज देखिए। चलो फिर ठीक है, जनवरी 24 फिर ठीक है। और ये पुराना होता तो थोड़ी दिक्कत होती। तो जनवरी था, दिखाइए एक मिनट, दिखाइए आप जरा। हाँ ठीक है। रीअरेंज हो गया है। मई 25 ऑनवर्ड उन्होंने किया क्या है, चीजें तो सब यही हैं लेकिन थोड़ा उठा पटक कर दिया है। जैसे इसमें मॉड्यूल 1 में है 115,
अब 115 उन्होंने मॉड्यूल 4 में कर दिया है, जो नया वाला, मतलब मई 25 या उसके ऑनवर्ड से। कंटेंट नहीं बदला है, चैप्टर रीअरेंज किया गया, यहां से वहां, वहां से वहां। ठीक ही किया, क्योंकि 115 बार डिटेल है इसे, शुरू में पढ़ने पे बच्चे का माइंड नहीं हो पाता। टीचर को या किसी को भी पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए कि पहले हल्के पढ़िए। बैट्समैन पहले सिंगल लेता है, 1 रन 2 रन, फिर बाद में 6 मारता है, थोड़ी गर्मी आ जाती है खून में तब। तो हम लोग ने पहले मासूम वाले एज पढ़ेंगे। मान लो 34 में से 10-15 पढ़ लिया, तो थोड़ा ये भी लगता है चलो यार 30% सिलेबस तो कर ही लिया, और अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आगे भी 70% देख ही लेंगे। तो बाद में भारी भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आंख जम जाए बैट्समैन का, तो बढ़िया बॉलर आता है वो पिटा जाता है, और नहीं जमा हो तो फिर आदमी आउट हो जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग भी यही करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये 2 मॉड्यूल पहले पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। जब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे तो 50% सिलेबस भी हो ही जाएगा। तो फिर एक क्या होता है इंडेक्स, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या चलन है इसका, क्या रिदम है, पता चल जाएगा। जब रिदम पता चलेगा फिर हम थोड़ा जो एडवांस लेवल है तब उसकी बात शुरू करेंगे। ठीक रहेगा ना? टाइम अपने पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी, वो भी जो आएंगे वो नवंबर वाले ही होंगे, तो उनके पास भी टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो मैं शुरू कर रहा हूं इंडेक्स 2। अच्छा, इंडेक्स को ना मैं आगे से ऐसे लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। उससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और ज्यादा आप फोकस करके आप लिख भी पाएंगे। नाम है इसका इन्वेंट्रीज। हालांकि ये है इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन, नाम पे मत जाइए, है इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन ही। देखिए ये एस का ऑब्जेक्टिव जो है कि भाई इन्वेंट्री कैसे प्रेजेंट की जाए, तो प्रेजेंटेशन भी हो गया, कैसे वैल्यू की जाए, वैल्यूएशन भी हो गया। और अब तीसरी बात आपकी दोस्ती हो रही है, याद होगा आपको फाउंडेशन में भी एक चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अगर आपको याद हो तो। फाउंडेशन पढ़ा है आपने? फाउंडेशन में मॉड्यूल 1 में एक चैप्टर था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डिप्रेशन वगैरह के साथ। और फिर इंटर में तो पढ़ा ही होगा। एस टू इंटर अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं आपको पढ़े हुए, साल भर हो गया इंटर। कब पास किया था आपने? मई 23, फिर तो 1.5 साल हो गया। समय बीतते पता नहीं चलता। अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी आते थे, मतलब आप लोग का चेहरा अभी तक हम लोग को बहुत अच्छी तरह से ध्यान है। इसका मतलब टॉपर्स में आए होंगे जनवरी फरवरी 22 में। हाँ, तो जनवरी फरवरी 22 में आए होंगे ना। ये ग्रुप आपका नवंबर 22 में हुआ था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत होंगे, बात ही खत्म हो गई थी। ठीक है, 3 साल हो गया, पता नहीं चला। चलिए, तो ये इन्वेंट्रीज के बारे में बात करता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि ये इन्वेंट्री के बारे में क्या कहता है। ठीक है ना? फिर इसके स्कोप के बारे में कहेंगे। ये डिफिनेशन देता है कि इन्वेंट्री जो है ना, ये है ऐसी एसेट्स which are held for sale in। कुछ चीजें तो बिल्कुल सीए इंटर की जैसी ही होंगी, जहां भी अलग होगा मैं उसको आपको थोड़ा और डिटेल बता दूंगा। याद है फिनिश स्टॉक, जो हमने सेल करने के लिए रखा हो, अब चाहे खुद बनाया हो या कहीं से परचेज किया हो, लेकिन जो सेल के लिए रखा है। और वो सेल भी कौन से कोर्स में? ऑर्डनरी कोर्स। जैसे मान लीजिए टॉपर्स ने कार रखी हुई है बेचने के लिए, तो वो इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि टॉपर्स का ऑर्डनरी कोर्स कार बेचना नहीं है। लेकिन टॉपर्स ने किताब छाप के रखी हुई है, वो बताइए, वो है। क्योंकि भाई कोचिंग क्लास तो किताब बेचता ही बेचता है, कोचिंग क्लास, उसमें ऐसी क्या बात है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन
फॉर सच सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WIP। बिल्कुल इंटर की लैंग्वेज है, कुछ भी फर्क नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड in the production process और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। ठीक है दोस्त, तो ये तीन चीजें इसके अंदर शामिल हैं। एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 है, जो कहता है कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको बताना है कि मटेरियल है कि नहीं। फिर से देखिए, मटेरियल इंक्लूडिंग मटेरियल मतलब इन्वेंट्री इंक्लूडिंग मटेरियल एंड सप्लाईज वेटिंग यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। पैकिंग मटेरियल है, रखा हुआ है, अभी प्रोडक्शन में गया नहीं है, वो आपका इन्वेंट्री है कि नहीं, है ना, क्योंकि वो जाएगा वहां, और ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स है, रॉ मटेरियल के अंदर आएगा वो, हम उसको आज नहीं तो कल इस्तेमाल करेंगे। अब प्राइमरी पैकिंग भी हो सकती है, सेकेंडरी पैकिंग भी पढ़ा होगा आपने, GST में पढ़ा होगा, अकाउंट कॉस्टिंग में भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है कि नहीं। अब रखा हुआ रैपर तो इस्तेमाल होगा, यही तो है, इन फॉर्म ऑफ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है कि नहीं। तो इन्वेंट्री का पार्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या ये सभी जगह पे लागू होता है या कुछ इसका एक्सेप्शन है, तो ये बात स्कोप में बताई गई है कि जो एस है ना, ये आपको याद होगा वहां भी स्कोप था, इंटर में भी हर एस के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है कि कहां लागू नहीं होता। हाँ, तो लिखा है कि इंडेस टू अप्लाई ऑन ऑल इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट, कहां नहीं होता, नंबर 1 फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वही शेयर डिबेंचर जो होता है ना, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एस अलग से बना हुआ है। इंडेस 32 बना हुआ है, इंडेस 109 बना हुआ है, तो जब अलग से इंडेस बना हुआ है तो उसको इस एस में क्यों करें, ठीक है ना, तो इस एस में उसको नहीं करेंगे, उसकी दुनिया उन्होंने अलग बसा रखी है। ठीक है, मतलब इस पे इंडेस 2 ना लग के इंडेस 32 लगेगा या 109, मतलब और भी जो है वो लगेंगे। बायोलॉजिकल एसेट्स, ये पढ़ा था हमने बायोलॉजिकल एसेट, याद है S10, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है। बायोलॉजिकल एसेट जो रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जिसके लिए एक अलग से इंडेस बना है 41, पढ़ना है हम लोगों को।
अब जब अलग से इंड एस बना है, आपने तो पढ़ाई होगा, जब कोई स्पेसिफिक होता है तो फिर जनरल नहीं लागू होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा, पार्टनरशिप भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। सेल ऑफ गुड्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसके लिए अलग से लागू होता है। तो एक बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लिविंग प्लांट या एनिमल। एस्टेन मतलब घोड़ा है, गाय भैंस है, बकरी है, या आम का पेड़ है जिसपे बार बार फल आता हो, अमरूद का पेड़ है तो ये भी फिक्स एसेट। या अगर आपने खरीदने बेचने रखा है तो इन्वेंट्री है, लेकिन उस पर ना तो फिक्स एसेट वाला लागू होगा ना इन्वेंट्री वाला लागू होगा। उस पर कौन सा लागू होगा? एस सॉरी इंड एस 41। क्यों 41? क्योंकि अलग से बनाया हुआ है, एग्रीकल्चर के जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे इन्वेंट्री हो या फिक्स एसेट हो, उनके लिए अलग बना दिया। इंड एस 14 सॉरी 14 सॉरी 41 41। जो भी चीजें मतलब आपने एग्रीकल्चर में मान लिया, वो फिर वहां पे ये काल लागू नहीं होगा, मना कर दिया गया। हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा बातें तो सब यही वाली रहेंगी, लेकिन थोड़ा देखा गया कि भाई एग्रीकल्चर में अलग तरह की परिस्थितियां हैं, अलग तरह की प्रैक्टिस है बिजनेस की, तो क्यों ना एक इंडेस अलग से बना दिया जाए। तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे इंडेस अलग से बना दिए। इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे इंडिया में छोटे छोटे फार्मर हैं, लेकिन विदेशों में तो बड़े बड़े फार्मर आपने देखे होंगे, बड़े बड़े फार्म। अमेरिका में तो फार्मर भी बहुत मतलब रिच होते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे पेप्सी वगैरह है, तो ये फार्मिंग बहुत करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती हैं। तो हुआ कि एक एस रहना चाहिए जो स्पेशल एग्रीकल्चर को एड्रेस करे। अब एग्रीकल्चर में धान गेहूं तो होगा, आम होगा, आम का पेड़ भी होगा, गाय भैंस भी होगा, घोड़ा भी होगा, पिग भी होंगे। तो उसके लिए बोला गया कि उसको एस 2 ना लगा के, हाँ, इंडेस 41 लगा लेंगे। उसके लिए कुछ स्पेशल बातें उन्होंने बता दी। पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ना तो है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, अलग कर दिया। ठीक है, नंबर 3, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट and minerals to the extent they are measured at NRB in accordance with well established practices in those industry। देखिए, आम के पेड़ तो हमने हटा दिए, लेकिन आम तो हो सकता है ना, और वो इन्वेंट्री ही है। बोला गया कि उस पे एस 2 मत लगाओ। खेती में गेहूं है, चना है, सरसों है, उस पे एस 2 मत लगाओ, लेकिन एक कंडीशन डाली गई, सिर्फ तभी मत लगाओ जब उसकी वैल्यूएशन किस पे हो रही है? एनआर। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैल्यूएशन का तरीका आएगा कॉस्ट और एनआरबी विच बाई लोअर। ठीक है, अब कॉस्ट निकालना आपने पढ़ा ही है, इंटर में थोड़ा मुश्किल काम है, मटेरियल लो, लेबर लो, ओवरहेड लो। एग्रीकल्चर वालों को काहे को फालतू में करें। आप गांव में रहते हैं, कभी गए, कभी रहे गांव में?
तो अभी धान आपके खेतों में हुआ होगा, घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई 50,000 का धान हुआ है, वो कॉस्ट नहीं देखते, हो सकता है उसमें 60,000 लग गया हो, लेकिन वो देखते हैं कि बिकेगा क्या भाव। अगर मान लो आजकल रेट चल रहा है 2,000 रुपये क्विंटल, ठीक है, और घर में 50 क्विंटल पड़ा है, तो लोग बोलते हैं भाई 1 लाख का धान हुआ है। कितने का है? तो 1 लाख का धान है, ऐसे बोलते हैं। तो जहां पे एनआरवी पे ही सब लोग वैल्यू करते हैं, एनआरवी मतलब सेल प्राइस समझ लीजिए, वहां पे कॉस्ट का पंगा इन्होंने छोड़ दिया, बोला कॉस्टिंग की जरूरत ना है। सब लोग जब एनआरवी पे कर रहे हैं तो हो गया वैल्यूएशन। अब मान लो सरसों है, 5 बोरी सरसों रखी हुई है, 50 किलो की बोरी है, 250 किलो सरसों है, 50 का रेट है, करना जरा, है कैलकुलेटर? अच्छा, कल से कैलकुलेटर में लाओ भाई, अकाउंट की क्लास है, कोई बात नहीं, ले आइएगा। 250 गुने 50 कितना हुआ? तो कोई पूछेगा तो भाई क्या है, 12,500 का सरसों है यार। कोई कॉस्ट नहीं देखता, कितना फर्टिलाइजर डाला, ये डाला, ये डाला। ये इसने कहा चल कोई ना, हम तुम्हें टेंशन में नहीं डालेंगे। अगर पूरी इंडस्ट्री के लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जंगल से निकाली हुई चीजें, गोंद हो गया, तेंदुए का पत्ता हो गया, लकड़ी हो गई, मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर या ऐसी चीजें, रॉ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, अगर ऐसी कोई निकली हुई है और पूरी इंडस्ट्री एनआरवी पे वैल्यू कर रही है और ऐसा वहां होता है, तो यहां भी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, यहां भी ऐसा ही होगा। ठीक है, हम भी कुछ अलग से नहीं करेंगे, आपको AS2 लगाने की जरूरत नहीं, इंडेस 2 इसी में काम चला लीजिए। एनआरवी पे कर रहे हो, करते रहो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तीसरा, कॉमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर who measure their inventory at fair value less cost to sell। इनके ऊपर भी AS2 मना कर दिया गया, यहां भी AS2 नहीं लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या था, प्रोड्यूसर, मतलब आपने खेती की है, और यहां कौन है, जिन्होंने आपसे खरीद लिया, आगे गल्ले वाले समझ लो, आगे बेचेंगे। घूम घूम के ट्रैक्टर पे लाद के ले जाते हैं ना, और शहर में रख के, शहर के कस्बे में रख के फिर वहां से आगे बेचते हैं मिल वालों को या जिसको भी बेचना हो, तो वो ब्रोकर। बोला कि उन ब्रोकर पे भी नहीं लागू होगा, अगर वो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पे अपनी वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये भी इसके लिए एनआरवी ही है, फेयर वैल्यू हम पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू सेल प्राइस ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी टेक्निकल वर्ड है तो उसकी चर्चा की जाएगी। मतलब अगर ये भी एनआरवी पे कर रहे हैं और ऐसा सब लोग कर रहे हैं, तो उस पर AS2 लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, जो एनआरवी है उसी पे वैल्यूएशन। तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, तो मोटे तौर पे जो एक्सेप्शन है, ये दो तो इन्वेंट्री है ही नहीं, जैसे आप शेयर डिवेंचर के ब्रोकर भी हैं तब भी इसको इन्वेंट्री नहीं मानना, और बायोलॉजिकल एसेट वैसे भी फिक्स्ड एसेट होता है, तो ये नहीं लागू होगा। और इन दोनों में अगर इन्वेंट्री है भी, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन एनआरवी पे है और ऐसा सब लोग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी एस लागू करने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर भी इसके बगैर ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम भी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एस लागू नहीं होगा। कुछ और तरीका है और हम कुछ और कर रहे हैं तब लागू होगा। तो हाँ, नहीं तब नहीं चलेगा, उस इंडस्ट्री की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा हो, मतलब जैसा सब कर रहे हैं वैसा करेंगे तब तो कोई बात नहीं।
आपने अपनी डपरी अपना राग बनाया हुआ है तब नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया कहां लागू नहीं होता। कहां लागू होता है उसका तो एक ही रूल है, सब पे लागू होता है जी। जो इन तीन वो डिफिनेशन में कहीं भी आ जाते हो, या तो फिनिश स्टॉक हो, या WIP हो, या रॉ मटेरियल। ठीक बात है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने, मेन एज पे आते हैं। कॉन्सेप्ट 2 कह लें इसको। नंबरिंग देने से क्या फायदा होगा कि आगे आपको आसानी होगी। हाँ, इसको C1 कर दीजिए कि इन्वेंट्री क्या है ये हम लोगों ने तय कर लिया, कहां लागू होता है ये तय कर लिया। अब C1 कर देते हैं इसको। अब बात होती है मेजरमेंट। तो रूल ये है कि इन्वेंट्रीज शैल बी, मतलब ऑप्शन नहीं है, measured at लोअर ऑफ, वही पुराना कॉस्ट और NRV। ठीक है, वही पुरानी बातें कॉस्ट और NRV। लेकिन इसके लिए कॉस्ट का क्या मतलब है और इसके लिए NRV का क्या मतलब है, यही बेसिकली हमें पढ़ना है। अगर हमने ये ठीक से पढ़ लिया तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और ये पढ़ने के लिए हमें कॉस्ट के जो रूल बनाए गए हैं उसे देखना पड़ेगा, NRV किसे कहते हैं उसको देखना पड़ेगा, और कंपैरिजन कैसे होगा उसको देखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। ठीक है ना। तो चलिए C3 शुरू करते हैं। ये C2 सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन तो यही आ गया ना, ये चाबी हो गई जिसे ताला खुलनी है, लेकिन कॉस्ट का मतलब NRV का मतलब देखना पड़ेगा। तो कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर आपको ध्यान हो तो अभी तक हम लोग बिल्कुल CA इंटर की तरह चल रहे हैं। ये बातें CA इंटर में भी एज इट इज थी, मतलब AS2 में भी एज इट इज थी। हम लोग हर चैप्टर के लास्ट में एक और बात पढ़ेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडेस 2 एंड इंडे और AS2। जैसे फिक्स एसेट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AS10 और इंडेस 16, लेकिन वो डिफरेंस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक बात है कि नहीं। इंटर आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तो ध्यान में होगा ही। फाइनल हम पढ़ रहे हैं, जब दोनों पढ़ लेंगे तभी ना बता पाएंगे कि भाई क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हाँ, तभी तो पहुंचेंगे, और क्यों है उसका क्या बेनिफिट है। पहले ही मैं बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो आपको पढ़ा ही नहीं तो क्या ही समझ आएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज करते चलेंगे, ये नहीं कि सारा सिलेबस के बाद हर चैप्टर के लास्ट में एक वो भी कर लेंगे, उससे क्वेश्चन भी आ सकता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में कहा गया कि इंक्लूड्स क्या क्या भाई, तीन चीजें ये शामिल करता है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventories to their present location and condition।
प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है, अदर कॉस्ट इनकर्ड का मतलब क्या है, ये चलिए पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है परचेज कॉस्ट या परचेज प्राइस, रिड्यूस्ड बाय, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हो या कोई वॉल्यूम डिस्काउंट हो, ऐसी कोई चीज हो तो उसको लेस कर दीजिएगा। जैसे आपने बात करी कि हम आपसे आटे की बोरी खरीदेंगे, उसने कहा कि भाई हमारी बोरी है 500 रुपये, आपने कहा जी हम 500 खरीदेंगे, तो उसने कहा चलो 490 लगा लो, तो हमें कॉस्ट 500 नहीं लेनी, हमें कॉस्ट कितनी लेनी है 490, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है। ये इंटर में भी था, ठीक है, एस में भी था ये। नंबर 2, लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं शामिल होगा। कैश डिस्काउंट जो होता है वो फिनेंशियल है, तो कैश डिस्काउंट हमें नहीं शामिल करना है, हमें सिर्फ हाँ ट्रेड डिस्काउंट शामिल करना है। इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अदर टैक्सेस, लेकिन विच आर नॉट सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द, या फ्रॉम सीधे लिख देते हैं, फ्रॉम टैक्स ऑथोरिटी। हम लोग इसको पहले पढ़ते थे नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिकवरेबल। जैसे आपने जीएसटी तो पढ़ाई है, इनपुट क्रेडिट मिल जाता है तो काहे का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल पे आपने टैक्स दिया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, इसका टैक्स उसमें एडजस्ट कर लिया, ठीक है, तो वो आपका कॉस्ट तो हुआ ही नहीं। जैसे आपने बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी में रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर इंपोर्ट लग गया, माल बना के एक्सपोर्ट किया, वो इंपोर्ट ड्यूटी आपको वापस आ गई, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, तो काहे के कॉस्ट। तो ये सब चीजें नहीं होंगी, वो टैक्स जो आपने दिया और आपको वापस ना मिला या एडजस्ट ना हुआ, वो आपको लेना है। हाँ, वो आपको लेना है। या आपने मेरे से केथी वाले हैं, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट वाले, 5% टैक्स वाले, तो उनको नहीं मिलता और रिबेट नहीं मिलता। मतलब अगर उन्होंने कच्चा माल खरीदा है, वही तो मान मान लो कोई माल खरीदा, तो उस पर चाहे जो लगा हो, इधर आपका नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं, सभी 5% वालों पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे कपड़े में मिलता है, लेकिन खाने में नहीं मिलता, और रेस्टोरेंट वालों में, और रेस्टोरेंट वालों को नहीं मिलता। हाँ, 5% में तो कपड़े भी हैं बहुत सारे, उनको मिल जाता है, लेकिन इन बेचारों को नहीं मिलता। चलिए, अब नहीं मिलता नहीं मिलता वो टैक्स के का मैटर है, हमें इतना मतलब है कि अगर रिबेट मिल जाए, रिफंड मिल जाए, तो वो कॉस्ट नहीं है, उसको शामिल नहीं करेंगे, उसको अलग से रखेंगे। आपने फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा अकाउंटिंग उसकी। ना मिलता हो या जितना ना मिलता हो, वो कॉस्ट का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग चार्जेज, सेकेंडरी पैकिंग,
कि देखो भाई, आपने यहां पे जयपुर में सामान खरीदा है, ठीक है, और नोएडा में लेकर आए हैं। तो भाई जयपुर में माल चढ़ाना, नोएडा में माल उतारना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब भी तो खर्चा है। प्लस छोटे छोटे आइटम हैं, तो कंपनी वाले ने प्राइमरी पैकिंग तो कर दिया, लेकिन बोला कि सर देखो इसको बक्से में डाल के ले जाओगे तो अच्छा रहेगा, और बक्से का 200 रुपये लेंगे। तो आपका लग गया। गेहूं किसने लिया और कट्टा लग गया 10 रुपए का एक, और 20 कट्टों में भरा, तो पैसा उसका भी लग गया। तो वो सब चीजें भी कॉस्ट का पार्ट मानी जाएंगी, ठीक है। कोई अदर कॉस्ट आपने किया हो फॉर ए परचेज, जैसे कि ब्रोकरेज होता है। जैसे मंडी में आप जाएंगे ना, तो मंडी में जिसकी दुकान होती है ना, वो प्रॉफिट नहीं लेता, वो बोलता है भाई जितने का माल बिकेगा उसका 2% हमारा, और जितने का माल आप खरीदोगे आपसे भी 2%। वो सेलर से भी लेता है और परचेजर से भी, ठीक है कि नहीं। जैसे एक बार मैं ऐसे ही चला गया था गाजीपुर मंडी, अपनी बात बता रहा हूं। किसी ने कहा कि सब्जियां बहुत सस्ती मिलती है, तो एक दिन संडे को फुर्सत में और कोई काम था नहीं, ड्राइवर साहब बोला चलो सस्ती सब्जी लाते हैं। तो सब्जी भी तो कुछ नहीं लाए हम लोग, क्योंकि वो बोरा बोरा दे रहे थे। अब एक बोरा गोभी क्या करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी पता लगाया मैंने, तो उन्होंने कहा कि गोभी तो 30 रुपए है। ये है फलाने जगह के व्यापारी, जहाँ के भी हो, मेरठ के, मथुरा के। तो भाई आप कौन है? तो जी हमारा ये जगह है, हमारी जगह पे ये बैठ के बेच रहे हैं, और इस बात का हम इनसे लेते हैं। उनसे क्या लेते हैं, गोली मारो, आपसे हम 2% लेंगे। मतलब अगर 1200 का है तो 24 रुपए हमारा भी होगा, ठीक है कि नहीं। 1500 का है तो 30 रुपए हमारा भी होगा, जितना भी मतलब बनता होगा उस पर 2% हम लेंगे। आप अपना बात कर लीजिए, अपना डील कर लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बार्गेन कीजिए जो कीजिए। अगर बिकेगा माल तो हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप हमें पैसे देंगे, ठीक है ना। अब मान लो मैं खरीद के लाता 1200 रुपये और 24 रुपये उसको देता, क्या मेरी कॉस्ट नहीं है? वो भी तो 24 रुपये कॉस्ट है मेरी। फिर वहां से ऑटो पे लादता, वो भी मेरी कॉस्ट है। नहीं, लादने वाला कोई और होता है, हम आप तो उठा नहीं सकते 50 किलो का कट्टा, हमें आते ही नहीं उठाने, हमारे में दम ही नहीं बचा। वो शहर के हो गए ना, हम लोग गांव में थे तो अलग बात थी। तो वो कोई बेचारा मजदूर उठाता है, वो भी 20 रुपए लेता है, तब आपके टेम्पू में डालेगा, फिर टेम्पू वाला 200-300 रुपये लेता है। फिर यहाँ पे हो सकता है टेम्पू वाला से उतरवाइए तो वो भी कहेगा भाई साहब हमें और पैसा चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको लेनी है, क्योंकि हमें वो सारे खर्चे लेने हैं जो करंट लोकेशन में लाने के लिए जरूरी है, ठीक बात है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें चार्ज करनी ही करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन में देता हूं आपको ना, स्क्रीन पे दिखाता हूं बेटा, ठीक है। कल से तो अब किताब लाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और बल्कि मैं भी आपको असाइनमेंट दे दूंगा। अभी आपको केवल स्क्रीन पे दिखाता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। खुल जाए सिम सिम। इस ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा, खुल जाए यार। हाँ, हेलो। देखिए हम गुड्स खरीद रहे हैं किससे, एक ओवरसीज सप्लायर, ओवरसीज मतलब विदेश। डिलीवरी 1000 यूनिट लिया है, कोटेशन उसने दिया तब 1200 रुपए, लेकिन नेगोशिएट करके 5% डिस्काउंट ले लिया, लेस हो जाएगा। हाँ लेस हो जाएगा। अभी आते हैं, अर्ली सेटलमेंट के लिए 2% कह रहा है कि हम आपको देंगे, और हम कह रहे हैं कि हम ले लेंगे 2% डिस्काउंट, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कैश डिस्काउंट शामिल नहीं होता। बेसिक कस्टम ड्यूटी है 60 रुपए, तभी हमें माल रिलीज किया जाएगा, और जब रिलीज होगा तो 5000 रुपये हमें कंपनसेशन भी देना है,
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताइए, और कस्टम ड्यूटी के बारे में ये नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नहीं है, तो हम मानेंगे रिफंडेबल नहीं है। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपको याद हो तो AS2 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, कॉस्टिंग में भी ऐसे क्वेश्चन थे, आज फिर फिनेंशियल रिपोर्टिंग। कौन कहता है चीजें इतनी भारी हैं? बेटा आयुष एक ही चीज देना है, समय। समय दोगे तो एक अटेम्प्ट में फाइनल, नहीं दोगे तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था, सर हमारा 2 अटेम्प्ट हो गया, फाइनल हो ही नहीं रहा। इंटर में हम आए, एक बार आपने जो पता नहीं क्या पढ़ाया, अब मैं डर गया कहीं मैंने खराब ना पढ़ाया है। उसने बोला सर 82 आ गए थे एडवांस अकाउंट में, इसमें आ गए थे 74, इसमें इतने, एक बार में पास कर गए। फाइनल में इधर उधर हमने बहुत सारी क्लासेस करी, तो कोई नॉर्थ के हिट टीचर हैं, कोई साउथ के हिट टीचर हैं, कोई वेस्ट के हिट टीचर हैं, सभी का हमने क्लास किया, 40 नंबर नहीं आ रहा, 2 अटेम्प्ट हो गए। 40 नंबर नहीं आ रहा FR में और SFA में, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो। क्या करें, मतलब आज थोड़ा बैठ कर डिस्कशन कर लेंगे, और क्या। हमारे पास भी कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि मैं तुम्हें लगा दूंगा, लेकिन समय दोगे तो बात बन जाएगी। तो समय दीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, आप कर पाएंगे? अरे कर भी लिया, अभी देखते हैं कहीं गलत तो नहीं कर लिया, अभी देखते हैं। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दिए हैं, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा, अगर इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन करके जाइए तो वही इतने ज्यादा हैं कि आपको नहीं आने का मतलब ही नहीं। तो मैं ना क्या कवर करूंगा बताना मैं भूल गया। देखो बेटा जी, मैं आपको इंस्टीट्यूट का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं RTP कराऊंगा, और मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको मैं सिर्फ 3 अटेम्प्ट का नहीं कराऊंगा, पीछे भी जो 8-10 अटेम्प्ट हुए हैं जब से इंडेस आया है, वो सारे करा दूंगा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कभी आएगा, अभी तक तो नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। इंटर में आपने एग्जाम दिया था, कुछ ऐसा था जो अपने स्टडी में नहीं था? सब था, कवर था। यहां भी एकदम कंप्लीट कवरेज होगा। इसे तो मैं कह रहा हूं समय देना है, बस समय दीजिए, पास कीजिए। आइए, रुक जाइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, कोई जल्दी नहीं है बेटा, अभी कराते हैं। देखते हैं आपने सही किया है कि नहीं। पहले मुझे बताइए बेटा, परचेज कॉस्ट 1000 गुने 1200 माइनस 5%, क्योंकि कॉस्ट तो लगी ही नहीं। बोलिए बेटा कितना हुआ? 96,000। ठीक से करिए, कैलकुलेटर पे करिए, कल से कैलकुलेटर जरूर लाइएगा। ठीक है बेटा जी, और इसमें इंपोर्ट ड्यूटी हम ऐड करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी बोला है 60 रुपए पर यूनिट है, तो कितने हो गए ये? 60,000 हो गया। और बोला है कि डिलीवरी चार्ज एक लगेगा, वरना आपको माल ही नहीं देंगे। वो भी लगेगा, क्योंकि वेयर हाउस में पहुंचाने के लिए जरूरी है ये, है ना? बिल्कुल। और हमने ये भी तो पढ़ा, हैंडलिंग चार्जेज और ये सब शामिल करना है। बोलिए बेटा टोटल कॉस्ट बताइए। अब अगर एक पीस की कॉस्ट निकालनी हो तब बताइए। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर हम देखें, क्योंकि हमारी टोटल यूनिट जो हैं वो कितने हैं? 1000 यूनिट है। तो बताइए कॉस्ट पर यूनिट, शुरू में आपने अलग बताया था, कहां पे प्रॉब्लम हुई थी? अरे इसीलिए ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 1205,
एकदम जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। शुरू करें दोस्त आगे। चलिए हम लोग वापस आते हैं। हम लोग ये पढ़ रहे थे, है ना, कि भाई कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या शामिल होगा। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में केवल कॉस्ट ऑफ परचेज तो नहीं है, एक और कॉस्ट है, बताइए क्या? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? 5 या 4? 5। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। देखिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारा रॉ मटेरियल, ये हमारा फिनिश गुड्स। अब अपने आप तो मैंने एग्जांपल दिया था इंटर में, आपको याद हो, ये है अंडा और ये है ऑमलेट। अब भाई अंडा अपने आप ऑमलेट तो बनने से रहा, अब अंडे को ऑमलेट बनाने में जो भी खर्चा लगे अंडे के कॉस्ट के अलावा, वो तो है ही, उसके अलावा जो भी खर्च लगे वही कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। रॉ एग, कच्चा अंडा और बढ़िया बना हुआ ऑमलेट, कच्ची मैगी और बढ़िया बनी हुई वेज मैगी, प्लाई और फर्नीचर, फैब्रिक और गारमेंट, लोहा और पंखा, अपने आप तो बनने से रहा। तो लोहे को पंखा बनाने के लिए हमें जो भी कॉस्ट लगेगी उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है ना। भाई इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो इसमें बोला गया कि देखिए जो डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है वो तो होंगे ही होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट, जैसे कुछ सन्ड्री मटेरियल भी लगता है बेटा, आपने ध्यान दिया हो, आपने तो प्रोसेस पढ़ा है। जैसे फैब्रिक को अगर हम रेडीमेड टी शर्ट बना रहे हैं तो धागा भी तो लगेगा, वो भी कॉस्ट है। और लेबर लगेगा, डायरेक्ट लेबर जिसको बोलते हैं, वर्कर भी चाहिए। और भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, मान लो एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवा रहे हैं, अभी मैं नीचे बैठा था तो कोई एक बच्चा आया कि सर हम लोग बैग बनाते हैं और अपने स्कूल कॉलेज के लिए आपको बैग बनवाना हो तो बताइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कोई बैग उस पर सेलेक्ट कर लिया तो जाहिर है उस पर टॉपर क्लास से लिखवाऊंगा, वरना क्या फायदा, ठीक ना। और जब टॉपर क्लास लिखवाऊंगा तो बोलेगा सर देखो बैग की कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, ये तो बैग है 300 रुपये का, 400 रुपये का, व्हाट्सएवर, लेकिन आपको अलग से बताइए 50 रुपये और देना होगा एम्ब्रॉयडरी का। वो बेचारा उसमें उसमें नहीं कमा रहा, वो तो आगे दे देगा वो। तो इसको क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। और प्लस एक सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड, बल्कि उल्टा लिखता हूं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड, ये भी जरूरी है भाई।
मैगी को वेज मैगी बनाने के लिए वेजिटेबल्स तो चाहिए, तेल तो चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए, लेकिन भाई साहब गैस भी तो चाहिए। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी आपके खर्चे हैं उनको भी आपको रखना पड़ेगा। एक बात लिखना जरूरी है कि जो ओवरहेड होगा वो सारे ओवरहेड नहीं लेने हैं, सिर्फ कौन से वाले लेने हैं, प्रोडक्शन वाले। आपने पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी अगर प्रोडक्शन से संबंधित है तो उसको ले लेते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन से संबंधित ना हो तो उसको हम नहीं लेते, फिर हमारा वो पार्ट नहीं हो। ठीक है। लेकिन वक्त बोला है सिस्टमैटिक। देखिए वेरिएबल कॉस्ट में तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ना अपने आप खर्चे के अनुसार बढ़ या घट जाता है। जैसे बिजली है और मशीन है, मशीन कम चलेगी बिजली कम लगेगा, ज़्यादा चलेगी ज़्यादा लगेगा, उसकी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत होती है फिक्स्ड की, रेंट। अब रेंट अगर 50,000 है, चाहे 20 दिन ऑफिस चले आपकी फैक्ट्री या 30 दिन चले, 8 घंटे चले या 12 घंटे चले, उसको मकान मालिक को कोई लेना देना नहीं है। मकान मालिक को तो भाई रेंट से मतलब है, और रेंट उसे चाहिए तो चाहिए। ठीक आ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। इसके बारे में कहा गया कि भाई जो प्रोडक्शन ओवरहेड आप लेंगे ना, ये आप लेंगे बेस्ड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी। आपने इंटर में ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा होगा। हाँ, ओवरहेड में रिकवरी रेट निकालते हैं। तो रिकवरी रेट निकालने के लिए कई तरह के कॉस्ट होते हैं, अगर आपको याद हो तो। मतलब कई तरह की कैपेसिटी होती है, जैसे कि मैक्सिमम कैपेसिटी या पॉसिबल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, लेकिन हम वो सब नहीं लेते, हम लेते हैं नॉर्मल, कि जनरली क्या होता है। ठीक है कि नहीं? और उसी के रेट पे हम रेट तय करते हैं और सब पे चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मशीन से बनना था, जनरली 1,000 बनाते हैं हम, ठीक है, तो हम 1,000 पे ही रिकवरी रेट निकालेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाई 1,000, एक बैग का कितना पड़ा, 50 रुपए। अब हो सकता है किसी महीने में 1,100 बन जाए, ऑर्डर आ गया, किसी महीने में 800 ही बना, फरवरी का महीना तो थोड़ा कम ही बना, खर्चे तो कम होंगे नहीं, तो हम ना 1,000 के हिसाब से चार्ज करेंगे। कमी बेसी आपने पढ़ा होगा अंडर या ओवर रिकवरी होता है, कि रिकवरी ज्यादा हो गई तो उसको बोल देते हैं ओवर रिकवरी, और रिकवरी कम हो गई तो उसको क्या बोल देते हैं, अंडर रिकवरी। क्या मैं सही हूं बेटा? तो ये बात आपको यहां पे ध्यान देना है कि नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे आपको लेना है हमेशा। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब जो जनरली होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट क्या भाई? In the period of abnormally high production, actual capacity is used. So that high capacity is used so that product should not be valued
एट शुड नॉट बी वैल्यूड बिलो कॉस्ट, फिर वो गलत हो जाएगा। लेकिन इस बात का मतलब समझाऊंगा तभी बात बनेगी। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिए। क्या बात है अभी बताते हैं। मैडम, हाँ हाँ हाँ, आ गया। टेलीग्राम में तो नहीं ना आप? टेलीग्राम है कि नहीं आपके पास? तो चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूं। ना ना कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं बेटा आपको। एक सेकंड रुक जाइए, फाइल खुल जाएगी व्हाट्सएप पे, खोल लीजिए। पहले मैं आपको एक अपना इलस्ट्रेशन करा देता हूं, तब इसकी बात करेंगे। ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट 50 रुपए, डायरेक्ट लेबर है 20 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड है 10 रुपए। ठीक है बेटा, आपको केवल फिक्स्ड ओवरहेड रखना है और निकालना है टोटल कॉस्ट। जानकारी ये दी गई है कि मंथली फिक्स्ड ओवरहेड है रुपीज 1 लाख, और नॉर्मल प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट, बट करेंट मंथ ओनली 4,800 यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आपको दिया गया है, लिखिए तो पहले इलस्ट्रेशन, फिर बात करेंगे। चले बेटा आगे चले। अब देखिए इसमें हम जो कॉस्ट निकालेंगे ना, वो हमेशा नॉर्मल कॉस्ट निकालेंगे। पूरी कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, याद आया कुछ? हमें इस 48,000 से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है किससे? 5,000 से। हमारी हमेशा कॉस्टिंग ऐसे होगी, डिवाइडेड बाई 5,000। बोलिए कितना आ रहा है? तो कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ा बेटा? 100। अब मान लीजिए मैं मंथली प्रोडक्शन को बदल देता हूं, करेंट मंथ एक्चुअल प्रोडक्शन। सपोज कीजिए अब की बार काम अच्छा चला, 5500 यूनिट हो गया, तब भी बीसी लेंगे, तब भी हमारी नॉर्मल कॉस्ट क्या मानी जाएगी? पर यूनिट 20 रुपए ही मानी जाएगी, ओवर रेट का जहां तक सवाल है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ना महामारी फैल गई और हमारा प्रोडक्ट उसमें काम का था, अचानक से हमें ऑर्डर मिल गया और हमने बना दिए 10,000 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 10,000 यूनिट, जबकि जनरली हमारा क्या बनता था?
5,000। अब जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि ऐसा हर बार एब नॉर्मली हाई है। देखो 5500 जैसे मान लो कोई गांव में बारात गए हैं, तो गांव में जनरली, अब तो खैर नहीं, अब तो खैर कोई जाने को तैयार नहीं होता, अब तो आदमी नहीं मिलते, सब लोग बाहर चले गए नए लड़के। बट पहले क्या होता था कि गाड़ी कम थी और बाराती ज्यादा होते थे। तो जैसे बुलोरो है या स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बुलोरो जो भी है, जनरली उसमें सीट होती है 7 या 8 सीटर, थोड़ा धक्का धुक्की करके 10-12 भी। लेकिन बारात में कई बार हमने देखा है अपने जमाने, अब नहीं, अब तो खैर सब लोग रईस हो गए, 30-30 लोग जाते थे एक बुलोरो में। एक लरी नीचे बैठ गया, फिर एक लरी ऊपर, फिर 2-4 साइड में लटके हुए है कि नहीं? नहीं, साइड में लटक के पीछे जो होता है ना, पावदान वगैरह बना होता है साइड में, बगल में, पीछे। अब देखो 7 सीटर गाड़ी है, 8-9 हो जाए, छोटे बच्चे वो डाल लो गोदी वोदी में तो चलता है, 12-13 भी चलता है। लेकिन 20-20 जा रहे हैं, डबल कैपेसिटी, तो उसको अब नॉर्मली हाई बोलेंगे ना, ठीक है कि नहीं? तो अब नॉर्मली हाई में जरा गौर से देखना, हमारी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट तो बेटा 20 रुपए ही है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10 रुपए, ये कितना हो गया बेटा? 10 रुपए हो गया। अब अगर हम वैल्यूएशन में 20 रुपए शामिल कर दें, तो इन्वेंट्री वैल्यू होगी, यही आएगी ना, 100 रुपए पे, जबकि रियल हमारी कॉस्ट है 80 + 10, बताइए कितना? अब ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, कॉस्ट से भी ऊपर हो रहा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन को हम गेन मान रहे हैं। हमने पढ़ा है कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर, तो आपके रियल कॉस्ट है 10 रुपए, यानी कि टोटल कॉस्ट 90 रुपए, और आप उसको वैल्यू कितने पे कर रहे हैं? 100 पे। ये तो गलत हो जाएगा। तब एएस कहता है कि अगर ऐसी एबनॉर्मली हाई सिचुएशन पैदा हो जाए, तब आपको बताइए नॉर्मल कैपेसिटी का ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी बजाय क्या लेना है आपको? आपको एक्चुअल कैपेसिटी इस्तेमाल करना है। अपने प्रोडक्ट को 100 रुपए पे वैल्यू ना करके अपने प्रोडक्ट को आप कितने पे करेंगे? 90 रुपए। ये बात इंटर में भी है, लेकिन वहां पे हम लोग जोर नहीं देते, हमें पता है वहां कुछ ऐसा होना नहीं है। लेकिन अब नहीं तो कब? अब ना अकाउंट हो या टैक्स हो, अब बेटा छोड़ने वाली बात नहीं करनी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जामिनेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस। अब डायरेक्ट टैक्स से पढ़िएगा ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल नहीं पढ़िएगा, थोड़ा पढ़ने के हिसाब से ही पढ़िएगा। उसी तरह से हम लोग एफएम पढ़ेंगे या क्या बोलते हैं एफआर पढ़ेंगे, थोड़ा रियल लाइफ के हिसाब से। आपका एफएम इतना बढ़िया है कि आप एफएम पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। सही पूछे तो और कुछ है ही नहीं, स्टॉक मार्केट और बैंक ही है, बस 2 ही चैप्टर है, बहुत आसान, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह पढ़ा था फाउंड इंटर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी वगैरह, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है। चलिए, है ना? हो गया बेटा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब उससे भी टफ है, एडवांस इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। हाँ हाँ हाँ, अब उसका भी बाबूजी यहाँ है, एक चैप्टर, तीसरा चैप्टर आपका वही है। चलिए, है ये, बट अब आपको आसान लगेगा क्योंकि एक बार आइडिया हो गया ना, दिमाग में मैच्योर हो जाता है 1-1.5 साल में, कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। नहीं, समय हो गया, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे।